गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ भावना सैनी एंड आप लोगों का वेलकम है लाइफ ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कार्बोकेटायंस क्या होते हैं। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कि कार्ब एनायंस क्या होते हैं। तो इसमें जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है, व्हाट इज़ कार्ब एनायन, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और इनकी स्टेबिलिटी क्या है। अब फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कार्ब एनायन। A carb anion is an anion in which carbon is trivalent and have a negative charge. कार्बन होता है जो ट्राइवेलेंट होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो इस तरीके से ये कार्बो एनायन अपन शो करते हैं। अब इट इज़ ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग के पॉइंट में जो बीच में बनने वाले हैं उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ज़रूरी नहीं है कि कार्ब एनायन ही रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकेटायंस भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल भी होते हैं जिनके लिए अलग कंडीशंस है। तो इस तरीके से अपन इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट जो कार्ब एनायन होते हैं उनकी जो लाइफ है बहुत शॉर्ट होती है। ओके, थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो sp2 कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन टू sp3 कार्ब एनायन। मतलब जो sp2 वाला कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा sp3 कार्ब एनायन के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए इसको अपन समझ सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के थ्रू। ओके, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, ये आपको याद रखना है। हाँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि sp के अंदर, sp2 के अंदर और sp3 के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना कितना होता है। sp के अंदर होता है 50%, इसके अंदर होता है sp2 में 33% और sp3 के अंदर होता है 25%। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल करेगा। कैसे? क्योंकि एस जो ऑर्बिटल होता है वह न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो sp2 कार्बोकेटायन है उसकी जो एस कैरेक्टर है वो 33% है और जो sp3 कार्ब एनायन है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल sp2 कार्बोकेटायन होगा। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके क्या क्या है। मिथाइल कार्ब एनायन CH3 नेगेटिव चार्ज, इथाइल कार्ब एनायन CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, एलाइलिक कार्ब एनायन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट हैव 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाय दिस रीजन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? जैसे ये बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2 और ये जो लॉन पेयर है ये 2, इनको काउंट करते हैं। तो टोटल मिला के इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मीन्स इसके आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी कहेंगे। और न्यूक्लियोफाइल इसलिए जो कि न्यूक्लियस को लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की पावर इनके पास है, इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 होता है। और जो कार्ब एनायन होते हैं वो कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं कार्बन एसिड के। वो कैसे होते हैं मैं आगे एग्जांपल देके आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है। इनकी ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर पिरामिडल। कैसे? क्योंकि 3 बॉन्ड से ये भी जुड़े हैं, कार्बोकेटायन भी 3 बॉन्ड से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी जो ज्योमेट्री थी वो ट्रायंगुलर प्लेनर थी। वो किस वजह से? यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो बैंड हो जाता है लॉन पेयर की वजह से। लॉन पेयर जो होते हैं और बॉन्ड पेयर जो होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। ज़्यादा रिपल्शन होने के कारण इसकी जो शेप है, वो जो ज्योमेट्री है उसकी चेंज हो जाती है, ये बैंड हो जाता है। इस वजह से इसका जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाता है। अब जो कार्ब एनायन होते हैं उसमें पॉसिबल होता है sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने इथाइनाइल, विनाइल और मिथाइल, ये तीनों ले लिए। इनका हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हैं कि इसमें sp है, इसमें sp2 है और sp3 है। तो
जो इनका हाइब्रिडाइजेशन रहता है वो कंजर्व रहता है। वो कैसे, जैसे अपन किसी भी एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे यहाँ से एक H+ निकलेगा, तो H+ निकलने पर यहाँ पे इसके जो ये H+ निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन इसको देकर जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कंजर्व रहेंगे, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इनके जो हाइब्रिडाइजेशन है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही कंजर्व रहता है। और जो ये मैंने एरो के निशान लगा रखे हैं तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल इथाइनाइल है। वो इस वजह से है क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है, जैसे अपन ने पिछले देखा। तो sp के अंदर आप जानते हैं, मैंने पीछे बताया कि 50% होता है, sp2 के अंदर 33% होता है और sp3 के अंदर होता है 25%। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा, और न्यूक्लियस के पास होने के कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इथाइनाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू विनाइल एंड मिथाइल। ओके, परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है अपन ये देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, कार्बन अटैच टू कोवलेंट बॉन्ड एंड कार्बन लिंक टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। कार्बन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे Z है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं लिख देती हूँ, ये जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है Z, और यहाँ पे कार्बन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, अब इसके अंदर हिट्रोलाइटिक क्लीवेज अकर होता है। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक ही स्पीशीज के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो ये होता है हिट्रोलाइटिक क्लीवेज। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पे शिफ्ट होते हैं, इसे कहते हैं हिट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हिट्रोलाइटिक क्लीवेज अकर बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप एंड कार्बन। ओके, और कार्बन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन एक्सेप्ट करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। ओके, तो इस तरीके से कार्बन आयन का जनरेशन होता है। अब इस एग्जाम्पल में अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपने दे रखा है, ये बेस का काम करता है, OH जो है जो बेस का काम करता है। यहाँ पे जब H+ आयन निकलेगा तो इसके साथ जुड़कर H2O का फॉर्मेशन करेगा जो कि न्यूट्रल है, और यहाँ पे इस तरीके से कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। अब जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं, किसके, कार्बन एसिड के। तो कॉन्जुगेटेड बेस, सबसे पहले ये कॉन्जुगेटेड बेस बना है यहाँ से। तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होते हैं, जो एसिड के अंदर डिसोसिएट होते हैं आयन के अंदर, मतलब वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं आयन के अंदर, और जिसमें से H+ आयन रिमूव होता है, उसका लेस होता है, H+ आयन उसमें से निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे है तो H+ आयन इधर से निकला और यहाँ पे न्यूट्रल स्पीशीज बनाई। ओके, तो ये कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है। किसके होते हैं, कार्बन एसिड के। कार्बन एसिड क्या होते हैं, वो एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके अंदर H+ आयन ट्रांसफर होता है बेस के साथ। जो यहाँ पे ये H+ आयन है, ये H है, तो ये H+ आयन की फॉर्म में ये बेस का काम करेगा, तो इसके साथ ये निकल जाता है। तो ये कार्बन एसिड है। मीथेन एक कार्बन एसिड है जो कि बहुत वीक एसिड होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं कार्ब एनायन। नेक्स्ट इनकी स्टेबिलिटी अपन देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे 4 तरह के कार्ब एनायन दे रखे हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 0 डिग्री होता है, उसके बाद फर्स्ट, देन सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 0 डिग्री क्यों है, तो यहाँ पे वर्क करता है इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे वर्क नहीं करता। आप पूछेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क क्यों नहीं करता, वो इसलिए, देखिए एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ओके, CH, इस पे नेगेटिव चार्ज, CH3, 4 वैलेंसी इसकी पूरी, और ये 3 इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो जब ये H+ इससे निकलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और नेगेटिव बीच के अंदर रिपल्शन होता है, बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये
ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ओके, ये CH3 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसको तीनों तरफ से मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही इधर देखिए, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम अनस्टेबल होगा। और फर्स्ट डिग्री के इसमें कि एक ही CH3 ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा और कम अनस्टेबल होगा, लेकिन कम होगा। अब ये अपन इसमें 0 डिग्री के अंदर देखते हैं, इसमें कोई भी CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, इसलिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है बेंजाइलिक कार्बन आयंस का। ये तीनों ही बेंजाइलिक कार्बन आयंस हैं, तो सब स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा। ऐसा क्यों? इस पर वर्क करता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने इसके, ये 3 और ये 3, टोटल मिला के 9, और एक इस पे भी आएगा। तो ऐसे मिला के इसके 10 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ पे भी ये वही चीज़ वर्क है, इस सब पे नेगेटिव चार्ज घूमेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज घूमेगा, और एक इस पे भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 और 3 6 और एक 7, ये 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तीनों तरफ घूमेगा और एक इसके पास आएगा, तो 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके बनते हैं फर्स्ट के, इसलिए रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल है, देन फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन ने जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे, ये जो तीनों की स्टेबिलिटी अपन समझ सकते हैं। जैसे ये आप जान रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया, 2 बेंजीन रिंग और इस पे CH जो जुड़ा हुआ है, और एक बेंजीन रिंग जिससे CH2 माइनस जुड़ा हुआ है। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर तो अपन ने ऊपर समझ लिया। अब मेन अपन समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एलाइलिक कार्बोकेटायन होता है वो 0 डिग्री के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये CH2, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसका बनेगा जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसके पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये 0 डिग्री वाला जो है इसके पास कोई रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद 1 डिग्री, देन 2nd डिग्री, उसके बाद 3rd डिग्री, जैसे कि अपन ने ऊपर समझा। नेक्स्ट और एग्जांपल अपन देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन और बेंजाइल कार्बन आयन के अंदर। तो आप देखते हैं कि दोनों में ही रेजोनेंस होता है। ओके, दिमाग में आएगा आपके कि सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होना चाहिए, तो ये क्यों है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो इस वजह से, देखिए कि अगर बेंजीन के अंदर ये ग्रुप ना जोड़ा जाए इसके अंदर तभी भी रेजोनेंस होगा, ये ना होने पर भी इसका रेजोनेंस होगा। लेकिन इसके अंदर जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के अंदर अगर ये हट जाए तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबल सिंगल सिंगल, तो इसके रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये रेजोनेंस में बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से इंक्लूड होता है, इसलिए इसकी जो रेजोनेटिक पावर है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो ये है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू बेंजाइलिक कार्बन आयन में। इस ग्रुप से इसमें रेजोनेंस अगर ये ना हो तभी भी चलेगा, तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादा ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू बेंजाइलिक कार्बन आयन में। नेक्स्ट ये जो एग्जांपल अपन देख रहे हैं, तो ये तीनों एग्जांपल अपन ने ले लिए, जिसके अंदर फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 3rd है, देन 2nd है। ऐसा क्यों है देखते हैं। देखो, ये नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिससे ये शो करता है -m इफेक्ट और -I इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसके बाद ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। अब नेक्स्ट अपन इन दोनों के अंदर देखते हैं, दोनों ही +m इफेक्ट शो करते हैं और दोनों ही ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है,
ये दोनों OH और OCH3 ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे रिंग को, दोनों ही अनस्टेबल करेंगे। बट सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल करेगा वो OH है। क्यों? क्योंकि OH सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा, इसलिए इसको लास्ट नंबर पे रखा है। देन उसके बाद फर्स्ट नंबर पे तो ये नाइट्रो वाला आ गया, देन फिर थर्ड वाला आ गया, उसके बाद सेकंड। तो इस तरीके से इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।